जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, हमने कल बेसिक चर्चा करी थी पहले सिलेबस के बारे में, फिर उसके बाद किस तरीके से ये चीजें हमारा आगे बढ़ता है। ठीक है, उसमें से जैसे हमने बेसिक चीज सीखी थी किस प्रकार इंग्लिश आती है, फिर उसका सेंटेंस बनते हैं, वर्ड्स, लेटर्स, है ना, बेसिक चीजें। अब थोड़ा सा और इसमें चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसमें देखिएगा, आपने एक चीज सुनी होगी। ठीक है, इसमें एक चीज आपने सुनी होगी, छोटा सा शब्द है प्रीफिक्स। सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? प्रीफिक्स पढ़ा होगा आपने। ठीक है, उसमें भी आता है, हिंदी में भी आता है। ठीक है, प्रीफिक्स ये तो आपको पता ही होगा, क्या होता है प्रीफिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलता है? उपसर्ग, है ना। और एक दूसरा वर्ड होता है क्या? सफिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो इंग्लिश में देखते हैं इसको। ठीक है, और हिंदी में ये चीजें आपको थोड़ा बहुत आनी चाहिए, बेसिकली ये चीजें होती है। तो प्रीफिक्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मतलब, हाँ, हाँ, ठीक है, इसमें क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ दी मतलब वर्ड। ठीक है, बिगिनिंग में शुरुआत में होगा वो, बिगिनिंग ऑफ दी मेन वर्ड। ठीक है, और वो मतलब क्या हो जाएगा उसके बाद, उसमें एक नया वर्ड बन जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा? नया वर्ड बन जाएगा, ये नहीं कि वैसे ही रहेगा वो, नया वर्ड बन जाएगा, है ना। जब इसमें बिगिनिंग वर्ड में ऐड होगा कुछ। ठीक है, जो बिगिनिंग वर्ड में जब ऐड होगा तो आगे क्या करेगा वो, इसमें हम अगर हम बात करें। ठीक है, यूज, चलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो ये प्रीफिक्स होता है वो कहाँ यूज होता है? इट इज यूज बिगिनिंग वर्ड। ठीक है, बिगिनिंग वर्ड। ठीक है, या मेन वर्ड भी लिख सकते हो आप। और टू मेक, किसके लिए? टू मेक न्यू वर्ड, है ना। क्या बनाता है ये? न्यू शब्द बनाता है ना। ये भी आप बहुत से लिख सकते हो, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, ऐसे लिखेंगे, बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक न्यू वर्ड, है ना। इस तरीके से कंप्लीट आप बोल सकते हो कि प्रीफिक्स का यूज होता है, इट इज यूज बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, नया शब्द बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो बताइएगा, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे प्री, और भी बताते जाइएगा, जैसे डिस, जैसे बोलते जाइएगा आप भी, जैसे क्या, क्या होता है? चलो, इम, इन, और अन, और, बोलो, बोलो। ठीक है, दिस हो गया। ठीक है, तो ईटीसी मतलब इस तरीके से होता है ना। ये आपको वर्ड के आगे मिलेंगे, जैसे एक छोटा सा वर्ड लिख लेता हूं मैं पहले, हैप्पी। एक वर्ड लिखा मैंने हैप्पी, है ना। यहाँ पर मुझे यूज करना है प्रीफिक्स, तो इनमें से देखिएगा, अनहैप्पी, क्या? अनहैप्पी। तो यहाँ पर जो है अन प्रीफिक्स लग गया। और एक चीज और देखना, जब भी हम प्रीफिक्स लगाते हैं कभी कभार, तो उसका वो एंटोनियम्स बन जाता है। क्या बन जाता है? मोस्टली टाइम ऐसे ही होता है, उसका क्या बन जाता है? एंटोनियम्स बन जाता है। जैसे डेफिनेट में क्या जोड़ा हमने? आई एन, इन, है ना। अपीयर में क्या जोड़ा? डिसअपीयर, है ना। तो इस तरीके से मतलब आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारी चीजें जो है उसकी अपोजिट बन जाती है। क्या बन जाती है? अपोजिट बन जाती है। तो इस तरीके से ये छोटा सा सिंपल सी बात थी। अब सफिक्स की हम बात करें, तो सफिक्स में भी आप सेम बोल सकते हो, है ना। सफिक्स में भी ऐसे जोड़ सकते हैं आप। ये तो बिगिनिंग हो गया, इसका क्या हो जाएगा? बोलो, इसका क्या हो जाएगा? नहीं, आप ये सोच, हाँ, हाँ, ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे, टू ऐड, या इट इज यूज्ड, या इट इज ऐड, कहां पर ऐड होगा ये? इट इज एड एंड ऑफ दी वर्ड, या मैन वर्ड बोलो आप, है ना, वर्ड। और टू मेक अ न्यू वर्ड, हाँ, इसका भी सेम हो जाएगा। ठीक है, टू मेक अ, बोलो, ठीक है, सेम हो जाएगा। हाँ, ठीक है, यही हो जाएगा इसका भी सेम। तो जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे
बोलो जैसे, ये तो आपने सुना होगा कई बार, जैसे TION, SION, LY, TY, ओनली Y, IOUS, और बोलते रहो ISH, और NESS, ETC। ये सब के सब मतलब, और भी और मतलब, ये बहुत सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। क्लियर है? ये आप चीजें देखते होंगे, ये कहीं भी लग सकते हैं आपके, जैसे नाउन के पीछे भी लगते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, है ना। इस तरीके से आपको ये मिलेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो जैसे कोई सा भी एक वर्ड बताइए, जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और कोई वर्ड जैसे, जैसे शिप भी होता है, फ्रेंडशिप, जैसे फ्रेंडशिप, शिप, SHIP, है ना, SHIP, शिप। तो जैसे फ्रेंडशिप, FRINDSHIP, फ्रेंडशिप, है ना, इस तरीके से। तो और MENT, बहुत सारी चीजें हैं कि, और भी आप मतलब ये बोल सकते हो कि बहुत सारी चीजें ये आपको इस तरीके से मिलेगा, किसी भी वर्ड के पीछे आपको क्या मिलेंगे, ये सफिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें थी, बहुत सिंपल सी थी। ठीक है, जब भी मैं आपको कभी कभार डायरेक्टली ऐसे बोलूं कि यहाँ पर सफिक्स होता है, यहाँ पर प्रीफिक्स होता है, तो अब आप डायरेक्टली इसको समझ लेना कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक, तो ये बेसिक चीजें थी, और कुछ। ठीक है, और सेंटेंस से शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, आई होप आपको भी ये चीजें थोड़ा सा पता हो। आपने एक चीज सुनी होगी, कभी कभार कंफ्यूजन भी होते हैं इसमें। ये आप लोगों ने सुना है फ्रेज, सुना है फ्रेज, ये सुना है आपने फ्रेज, और एक सुना होगा आपने क्लॉज, क्लॉज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और एक तो चलो तीसरा है ही, तीसरा तो सेंटेंस होता है, ये तो आपको मैं अभी करवाऊंगा, खैर ये मैंने आपको बता भी दिया खैर से। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये होता क्या है, फ्रेज और क्लॉज क्या है ये, कोई बताओ क्या होता होगा, व्हाट इज फ्रेज, बताइए। दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है? आपने वो सुना ईडियम एंड फ्रेज, सुना आपने ईडियम एंड फ्रेज? हाँ, तो वही वाला फ्रेज है ये। क्या होता होगा, थोड़ा एनी आइडिया, थोड़ा सा बताइए, चाहे क्लॉज ही बताइए। क्लॉज तो सुना होगा आपने। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, चलो हिंदी में बता देता हूँ, मैं हिंदी में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, हिंदी में आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं उपवाक्य, सुना होगा आपने, उपवाक्य। ये वाक्य हो गए, और ये वाक्यांश हो गए, इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बताइएगा फ्रेज क्या होता है, और आपका वन वर्ड देना, जैसे नहीं, 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 वो नहीं होगा। और कोई, और कोई, देखो ये दोनों लगभग लगभग आपको सेम दिखाई देगा, कैसे? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्या होता है ये भी, बोलो। हाँ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, और ये तो खैर होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लियर है, क्लियर है। तो सेंटेंस तो कल भी करा था, और अभी भी करेंगे खैर आगे। बट अब थोड़ी सी कंपैरिजन अगर मैं करूं, तो यही रुक जाता ऊपर, है ना, ये।
तो अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में फर्क क्या हुआ फिर, जब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो फर्क क्या हुआ बताइए, इन दोनों में फर्क क्या हुआ फिर। और ये इनकम्प्लीट आगे मैं अभी जोड़ रहा हूं इसमें, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब फर्क क्या हुआ बताइए। देखो अब इसमें जो है ये जो आपका कंप्लीट सेंस नहीं देता ये वाला, ठीक है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है, नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और इसके पास जो है अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब आप इसमें से समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसके पास जो है, फ्रेज के पास ना तो सब्जेक्ट होगा ना प्रेडिकेट होगा, और क्लॉज में क्या होगा, अपना सब्जेक्ट होगा और अपना प्रेडिकेट होगा। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, है ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, ये फ्रेज में ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई सब्जेक्ट होता है कार्य करने वाला होता है, ना कोई इसका प्रेडिकेट होता है। अब आप समझ गए इतनी थोड़ी सी बात। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने कहा छत पर कोई है ना, मतलब छत पर, ठीक है, वहां आ जाना भाई, कहा छत पर। तो मैं अब मैं क्या बोलूंगा, ऑन द, नहीं नहीं अब नहीं नहीं केवल इतना ही बोलो, ऑन द रूफ, एट द डोर, इतना देखिएगा। इसको कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। यहां देखो, यहां क्या सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पर? नहीं है ना। ऑन द रूफ में सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर भी नहीं है एट द डोर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 2 3 वर्ड्स है ना, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। 1 2 3 वर्ड्स है, ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है ना फिर प्रेडिकेट बोल सकते हैं, है ना। जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो प्रेडिकेट कहां से होगा। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आपका क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं इसका कोई मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं होती इसकी कोई, है ना, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई प्रेडिकेट होता है, इसको बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। अब दूसरी बात क्लॉज में, यहां पर अपना सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। क्या होगा? अपना सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल सा सेंटेंस बोलूं, जैसे आई गो टू मार्केट, सिंपल सा सेंटेंस बोलता हूं मैं, ठीक है। ये यहां पर सब्जेक्ट है बोलो, और इसके बाद जो बचा वो सब प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट। इसका मतलब ये क्लॉज बोल सकते हो आप, ये क्लॉज बोल सकते हो आप, और इसी को आप सेंटेंस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? सेंटेंस बोल सकते हो। और अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लॉज है किसका भाग है? वाक्य का ना, है ना। ये जो क्लॉज है किसका उपवाक्य है? सब पार्ट है ये, सेंटेंस का ही तो है। सेंटेंस में ही क्या आते हैं? क्लॉज। सेंटेंस में क्या आते हैं? क्लॉज आते हैं, ठीक है। तो इतना सा इसमें डिफरेंस है। तो क्लॉज भी अगर मैं यहां कहूं, क्लॉज के भी टाइप होते हैं, ठीक है। जैसा आपने पहली बात तो ये सुना होगा, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज सुना होगा आपने, है ना, सुना होगा आपने, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज सुना होगा आपने, है, और एडवर्ब क्लॉज सुना होगा आपने। फिर वो दूसरी टाइप की भी होती है, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, और सबऑर्डिनेटिंग। तो इस तरीके से जब हम क्लॉज को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। और ध्यान देना, हर सेंटेंस में, हर सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ठीक है। हर सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, ये आप माइंड में बिठा के रखना। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया?
ठीक है, तो मैंने फ्रेज और क्लॉज में भी आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक सेंटेंस पे। ठीक है, ये बार बार रिपीट होगा आगे, तो ध्यान देना, जब भी मैं ऐसे बोलूं फ्रेज, कोई फ्रेज का नाम बताइए, तो आपको ऐसे ही बता रहे हैं, है ना। अब हेडिंग डालिएगा सेंटेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य। ठीक है, ये अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमने कल भी डिस्कस करा था कि व्हाट इज सेंटेंस, बोलो, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, या ठीक है मीनिंग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये लाइन। ठीक है, ये भी क्या होता है, और हाँ, आप ये भी लिख लो, अ वर्ड, एक शब्द भी सेंटेंस होता है, अ वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, मीनिंग में सब आ जाता है, चाहे वो कंप्लीट सेंस बोलो चाहे मीनिंग बोलो, है ना, कंप्लीट सेंस बोलो या मीनिंग बोलो, बात एक ही है। क्लियर है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, इसे कहते हैं सेंटेंस। यहां तक समझ में आई बात, बोलो। जैसे एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल बात करते हैं हम, कि उल्टा जो मैंने कहा था वेल, है ना, वेल, और फिर वेरी, राइट, और फिर शी, तो इसको तो कर देना आप, मतलब रॉन्ग, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपका नहीं है। सही क्या होगा, इसका सही क्या होगा, शी राइट वेरी वेल, है ना, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है, ये जो डेफिनेशन है वो इस पे लागू हो जाएगी, इस पे, इस वाले पे, है ना। अ वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है, दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग देगा, सेंस देगा, शी राइट्स वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छा लिखती है। ठीक है, इस तरीके से आप ये चीजें समझिएगा। अब एक चीज है थोड़ी सी और आपको कहना चाहता हूं, ये जो आपका जनरली कहते हैं सेंटेंस को, ये आप नोट करके भी बता सकते हो वहां पर, ये जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस को ऑलवेज, सेंटेंस, सेंटेंस ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर। ये तो आपको पता ही होगा इतना, कैपिटल लेटर, है ना। कोई भी सेंटेंस हो, कहां से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से आपका शुरुआत होती है, और एंड कहां से होती है जनरली, बोलो, एंड कौन से, फुल स्टॉप। ठीक है, लिख सकते हो एंड, एंड्स विद अ फुल स्टॉप, जिसका कि सिंबल ये है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक छोटी सी बात थी, जनरली बात थी, बहुत बेसिक बात थी, तो नोट करके आप चीजें, ये चीजें लिख लेना। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद थोड़ा सा एक बार बताइएगा, बेसिक चीजें ये भी आपकी बहुत बेसिक है, फिर हेडिंग के रूप में डालेगा सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई भी सेंटेंस हो तो किस तरीके से बनता है, क्या रूल होता है सेंटेंस बनाने के, और यही तरीका आपका टेंस में भी काम आएगा, यही तरीका आपका टेंस में भी काम आएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है किस तरीके से होता है देखिएगा। हर सेंटेंस में तीन चीजें आपका होती है। बेसिकली जनरली अगर मैं बात करूं तो शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से की जाती है, किससे की जाती है, सब्जेक्ट से की जाती है हमेशा।
फिर आगे बात करते हैं हम वर्ब की, किसकी? वर्ब की। और उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस फॉर्मेट होता है। कोई भी सेंटेंस की अगर हम बात करें जनरली एक्टिव, खासकर एक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मेट हमेशा यही रहता है। ठीक है, ये ठीक है, इसको आप ढंग से ध्यान रख लीजिएगा। सेंटेंस फॉर्मेट हमेशा इसी तरीके का रहेगा। क्लियर है? सेंटेंस फॉर्मेट आपका हमेशा इसी तरीके का रहेगा। बाकी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। बताओ, बोलिए, ये तो पता होगा। जैसे थोड़ा सा फिर भी मैं बता देता हूं, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो क्या मुझे आप बताओगे सब्जेक्ट क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट? बताओगे आप क्या होते हैं? और बोलो बोलो। अच्छा, और कोई? बोलो और, बोलिए और, बोलिए और, बस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है जैसा आप कह रहे हो, ठीक है। एक होता है डूअर, क्या होता है? डूअर। और एक होता है नॉन डूअर, क्या होता है? नॉन डूअर, है ना। सब्जेक्ट इस तरीके से होगा, दो प्रकार से हम बात कर सकते हैं। जो ये डूअर होगा वो होगा एक्टिव में, किसमें होगा? एक्टिव में। जो अगर नॉन डूअर होगा तो कहां पर मिलेगा आपको? वो सेंटेंस पैसिव होगा। क्या होगा? वो सेंटेंस पैसिव होगा। ठीक है, बाकी अगर मैं वर्ब की बात करूं, हाँ चलो एक और चीज मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूं आपको। जो आपका सब्जेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, क्या होगा? नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या इसको थोड़ा और तोड़ में जिरंट होगा, या थोड़ा उसको और तोड़ में इन्फिनेटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से जो हम ये आपका मान सकते हैं कि ये आपको सब्जेक्ट के रूप में ज्यादातर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर मैं ये जिरेंट और इन्फिनेटिव की बात करूं ना तो ये भी ऐसे नाउन में ही आता है ना। अगर इसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करूं, ये सब नाउन में ही आता है, और प्रोनाउन भी तो नाउन में ही आता है ना। प्रोनाउन का काम भी तो नाउन में ही आता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सब एज अ सब्जेक्ट नाउन ही मोस्टली आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी वर्ब आपको पता ही है, वर्ब क्या होती है? जो क्या टाइम एंड एक्शन इज वर्ब, है ना। इस तरीके से भी बोल सकते हो। एक्शन क्या होता है? जो सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, बोलो, एक्शन किया जाता है किसी टाइम पर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है क्या? या तो आप रिसीवर बोलिए, और या आप क्या बोल सकते हो? बोलो, जिस पर, जिस पर वर्क किया जाता है, जिस पर इफेक्ट पड़ता है, जिस पर क्या पड़ता है? कार्य किया जाता है, या आप रिसीवर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, बाकी आप ये भी बोल सकते हो, देखो सब्जेक्ट हो गया, कार्य करता है, ठीक है, और जिसका इफेक्ट पड़ता है, जो कार्य करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, उसको रिसीवर कहते हैं। और ये भी ध्यान देना, इसमें जो एक और चीज ध्यान देना, ये भी जो रिसीवर होगा, जो ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, वो भी आपका रिसीवर बोलो, या आप ये बोल सकते हो इस पर जो है जो इफेक्ट पड़ेगा, किसका इफेक्ट पड़ेगा? पहले मुझे आप एक बार बताइएगा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? पहले आप ये बताओ, किसका इफेक्ट पड़ेगा? बोलो, इफेक्ट किसका पड़ेगा इन दोनों में से? किसका? सब्जेक्ट का नहीं, वर्ब का पड़ेगा। जो वो कार्य करेगा ना, कार्य, कार्य, उसका इफेक्ट पड़ेगा इस पर, किस पर? ऑब्जेक्ट पर। तो इफेक्ट, हाँ, इफेक्ट ऑफ वर्ड, जिस पर भी इफेक्ट पड़ जाए
उसी को रियल में ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। हिंदी में एक चीज होती है, एक क्वेश्चन आता हमेशा हिंदी में, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, इसको क्रिया, और इसको कर्म, है ना? ये एक क्वेश्चन आता था हिंदी में, बहुत बार आता था कि पतंग आसमान में उड़ती है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, लो पतंग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट बोलो, बोलिए, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? आसमान में। इसका इंग्लिश में बनाओ जरा सेंटेंस। द फ्लाई इन द स्काई। देखो, आपने कहा ये कर्म है ना? ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो आपको मैं रियल में अगर कहूं तो ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कर्म नहीं है। अभी अभी मैंने क्या बोला था? देखो, अभी अभी मैंने क्या बोला था कि इफेक्ट पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? बोलो, इफेक्ट। तो मुझे एक बात बताओगे, आप बताओ, अगर आप पतंग नहीं उड़ा रहे, पतंग उड़ा रहे, तो आसमान को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। इसका मतलब आपके कार्य से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना? तो रियल में एक क्वेश्चन आता था हिंदी में, सकर्मक और अकर्मक। क्या आता था? सकर्मक और अकर्मक, जिसको कि इंग्लिश में बोलते ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी आएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। क्या है? इंट्रांजिटिव। इसको ट्रांजिटिव मत बोल देना, ट्रांजिटिव तब बोलना अगर वो इफेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब ये अकर्मक हो गया। अकर्मक का मतलब है जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, इंट्रांजिटिव का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसीलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट नाम दिया जाता है। जो सेंटेंस को पूरा करता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से ये चीजें थोड़ा सा, अगर आप अच्छे से इसको स्टडी करोगे तब ये बातें समझ में आती है। ठीक है, अगर आप ये चीजें रटते रहोगे तो ये चीजें या ऐसे याद करते रहोगे तो वो चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से भी चलती है। चलो कोई बात नहीं, आपको एग्जामिनर इतना उसको चीर फाड़ नहीं करेगा सेंटेंस की, फिर भी थोड़ा सा वो घुमा के जरूर देता है, इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसी प्रकार का आपको मैंने सेंटेंस भी दिया था अभी एक दो टेस्ट में ग्रामर में, वो अपने मेरा अपने तरीके से उसको बनाए थे क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप ये चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर मैं ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की भी बात करूं तो इनमें से भी आप, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे, जैसे ये पेन, ठीक है, पेन पेंसिल। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे, बोलो, जैसे
यू, पर्सन को बोलते हैं यू, मी, देम, ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब ये आपका सेंटेंस फॉर्मेट थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा। यही सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, टेंस में मिलेगी और एक्टिव पैसिव में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, टेंस में मिलेगी। देखिए कहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर उसका नॉट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है ना। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, टेंस में बार बार आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक नेक्स्ट थोड़ा सा आप हेडिंग के रूप में फिर से लिखिएगा, लिखिएगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के जो भाग है कितने, पार्ट ऑफ सेंटेंस, कितने तरीके से इसको पार्ट डिवाइड किया है सेंटेंस को, सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस, लिख लीजिएगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, लिख लिया, बोलो बताएंगे आप कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, नहीं बताओ, कुछ तो बताओ, 2 3 4 5 ऑप्शन है, 2 3 4 5, कितने होते हैं, और कोई, और कोई, और कोई, 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2, मुझे पता था। हाँ मुझे आपकी साइकोलॉजी पता था कि इतने जितने ये उतने होंगे, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस को 2 तरीके से बांटा जाता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। कभी कभार ऐसा होना चाहिए ना, है ना। तो 2 पार्ट में हमेशा सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है। एक सिंपल सेंटेंस को अगर हम बात करें तो डिवाइड उसका जो पार्ट होते हैं 2 ही होते हैं, 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको और इसको डिवाइड कर लूं, देखो हमेशा अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था एक अभी, आई गो टू स्कूल लिखा था, है ना, आई गो टू स्कूल, या आप एक पीछे लिखा था शी राइट्स वेरी वेल, है ना। इस सेंटेंस को अगर मैं लिखूं यहाँ पर लिखूं अगर, शी राइट्स वेरी वेल, देखिएगा सब्जेक्ट, वही वाली बात आ गई ना अभी जो मैं पीछे सेंटेंस फॉर्मेशन में बताया था, है ना। वहां पर मैंने ये बात बताई कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है ना। अगर मैं बात करूं सिंपल सी भाषा में, डूअर। फिर मैंने आपको क्या कहा था, या तो सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा, है ना, या प्रोनाउन होगा, या जिरेंट होगा, या इन्फिनेटिव होगा, या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, है ना। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो एक नाउन का रूप लेगा, ठीक है। आपने कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा, पढ़ा है कंपाउंड नाउन, सुना है कंपाउंड नाउन क्या होता है, हम्म, नहीं सुना है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अगर मैं ये बात करूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, बोलो क्या होता है सब्जेक्ट, और और क्या बोले, ठीक है, हो गया। दूसरी भाषा में हम इसको ये बोल सकते हैं नेमिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, नेमिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो नेमिंग पार्ट जो नाम होगा, नाम किसका होता है, नाउन का, किसका होता है, नाउन का, जो नेमिंग पार्ट होगा, ठीक है। या आप फिर ये वही वाली बात हो जाती है, सब्जेक्ट आप डूअर बोलो, नॉन डूअर बोलो, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, नाउन, प्रोनाउन, जिरेंट, इन्फिनेटिव, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो भी आपको नाम दिया गया है, जो भी आपको नाम दिया गया है, और जो एक्शन को करेगा, जो कि क्या करेगा, एक्शन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। यहाँ पर जो दोनों चीजें आपको शामिल हो जाएगी, ठीक है।
मतलब वही वैल्यू हो जाएगी डूअर और नॉन डूअर, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब मुझे एक बार बताइएगा, प्रेडिकेट क्या होता है फिर? जब आपने यहाँ पर ये सब्जेक्ट बता दिया, नेमिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, जिडेंट हो गया, इंफिनिटिव हो गया, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो, तो प्रेडिकेट क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। और कोई किसी तरीके से बोल सकते हो, बोलो। हाँ, यही बोल सकते हो। हाँ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। किसके रिमेनिंग पार्ट? जो सब्जेक्ट के अलावा जो भी कुछ बचेगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट में आता है। अब इसको हम सेइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोलते हैं, सेइंग पार्ट ऑफ, ठीक है, सेइंग पार्ट। अब देखो सेइंग क्यों क्या हो गया, ये किसके बारे में कहता है? सेइंग पार्ट मतलब जो किसके बारे में कहता है? सब्जेक्ट के बारे में कहता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है। अब कुछ भी कह सकता हूं, एज ए एडजेक्टिव कह सकता है, वर्ब कह सकता है, नाउन, जो भी होगा उसके बाद, ठीक है, सेइंग पार्ट को कहते हैं। जो सेइंग कहा गया है इसके बाद का जो आपका पार्ट होगा, सेइंग पार्ट ऑफ दी, जो बचा हुआ, बाकी आप जो भी कह रहे हो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सेंटेंस, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? बाकी जैसा हम हिंदी में नहीं बोलते कि सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ बचा वो प्रेडिकेट में आता है। और इसकी एक छोटी सी पहचान मैं बता देता हूं, प्रेडिकेट की शुरुआत मोस्टली जो होती है वर्ब से होती है। कहां से होती है? वर्ब से होती है। बिकॉज जब भी सब्जेक्ट होता है उसके बाद वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब ही आती है, ठीक है। तो वर्ब के बाद जो भी पार्ट होगा, ठीक है, मतलब वर्ब को भी जोड़ के, है ना, तो वर्ब को जोड़ के और वर्ब के बाद जो भी पार्ट होगा उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेडिकेट कहते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूं, हिंदी में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक इसको उद्देश्य कहा जाता है और इसको विधेय कहा जाता है, ठीक है। इतना सा थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। उद्देश्य और विधेय, अगर आपको एक चीज आपको थोड़ा सा और सीक्रेट वाली बात बता दूं, अगर आपको हिंदी वाली व्याकरण आती है ना, हिंदी वाली व्याकरण, तो आपको इजी पड़ेगा यहाँ समझने में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको इससे कोरिलेट करूंगा हिंदी वाली व्याकरण से, ठीक है। हाँ, अगर आपको हिंदी वाली व्याकरण नहीं आ रही ना, इंग्लिश की आ रही है, तो आपको मैं हिंदी भी सिखा दूंगा इसके साथ, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी चीजें कोरिलेट चलती है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। कुछ चीजें नंबर्स में डिफरेंस है, संख्या में डिफरेंस है, बट मीनिंगफुल वही देता है, ठीक है। तो इस तरीके से उद्देश्य वो होता है जो कार्य करता है, और विधेय वो होता है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, उसे विधेय कहा जाता है, ठीक है। वैसे प्रेडिकेट हो गया, उद्देश्य भी यही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मान सकते हो। अब यहाँ पर अगर मुझे छांटना है, याद करो पिछले वाले टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, कि इसमें प्रेडिकेट क्या है। बहुत लोगों ने गलत करा था, वो बहुत लोगों ने। तो इस तरीके से पूछा होता मैंने, ये ये तो हो गया क्या? सब्जेक्ट। बाकी जो बच गया वो क्या है? प्रेडिकेट। तो यहां से यहां तक सारे के सारा प्रेडिकेट है, ठीक है, ये सब प्रेडिकेट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये अब मैं अगर मैं आपसे पूछूं प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, तो आप यहां बोल सकते हो प्रेडिकेट में क्या आता है? वर्ब आती है ना, और ये देखो एडवर्ब भी आ सकता है ना, तो ये एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? लास्ट में। तो इस तरीके से जो आपको मैं ये जो भी इस तरीके यही समझाना चाह रहा था। जब भी हम सेंटेंस को पार्स करते हैं तो दो तरीके से चलता है, सब्जेक्ट चलता है और प्रेडिकेट चलता है हर सेंटेंस में। अभी तो मैंने कहा था क्लॉज तभी होगी, क्या होगी? क्लॉज। अगर उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो ही क्लॉज कहलाती है। तो ये एक क्लॉज भी है, क्या ये? क्लॉज भी है और सेंटेंस भी बोल सकते हो, बिकॉज सेंटेंस के अंदर क्लॉज आती है। क्या आती है? सेंटेंस के ही अंदर क्लॉज आती है। इसको हम फ्रेज नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? फ्रेज, ठीक है। फ्रेज क्या होती थी? उसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता था, है ना, जैसे एट द डोर। और उसमें मोस्टली आप देखोगे, उसमें मोस्टली प्रीपोजिशन से शुरू होता है,
ये ऑन द रो, है ना, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होती। यहां तक समझ में आया इसके पार्ट? अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग के रूप में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग के रूप में डालिएगा काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। माइक ऑफ कर दीजिएगा, माइक ऑफ कर दीजिएगा। काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। ये जो आपका काइंड ऑफ सेंटेंस है, इसमें पहली बार मतलब ये बात बता दूं मैं आपको, इसमें कंफ्यूजन मत होना आप। काइंड ऑफ सेंटेंस में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। हाँ, हिंदी में आया था एक बार, हिंदी में अभी किसमें आया था, कौन सा पेपर था वो, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी एक पिछले महीने या 1.5-2 महीने पहले की बात है। हाँ, उसमें आई थिंक वो फॉरेस्ट गार्ड में, शायद मे बी फॉरेस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन आया था, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी में ये चीजें आ सकती है। अब वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये हो गया कि अब एक पे डिपेंड भी ऑप्शन पे कर सकता है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ दिया भी था कि उनके कार्यों के अकॉर्डिंग, उसके अर्थ के अनुसार, उसके फंक्शन के अनुसार, उसकी बनावट के अनुसार उन्होंने ये भी मेंशन करा हुआ था। ठीक है, तो वहां पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन में इस तरीके से, तो 3, 5, 8, 10, तो आप बताइए कितने प्रकार के होते हैं? 8। ठीक है, तो वहां पर ये सही आंसर था, 8 प्रकार के सेंटेंस थे। जैसा आपने सुना भी होगा, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, ये सब, तो वो सब उसी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जो मैं ये सेंटेंस की बात करना चाह रहा हूं, दो तरीके के काइंड ऑफ सेंटेंस में आपको करवाऊंगा। एक करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन और एक करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, लिख लेना पुस्तक में, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब मैं बात करूंगा काइंड ऑफ सेंटेंस की, वाक्य के प्रकार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब मुझे बताइएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन? 3, 5, 8, 6, सॉरी 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 4। बताओ, और कोई, और कोई, सभी लोग बताना, सबको बताने, और कोई बताओ, बोलो, बोलो, बोलो। अभी तो केवल एक ही आंसर आया है, आप भी बता सकते हो। 5, 2, 3 जो भी बोलना है बताइए। एक ही आंसर आया 5, बाकी बता सकते हो। बताओ, यस नो तो बताओ कुछ। 8, और कोई? अच्छा, अब तो आप सीधे साइकोलॉजी पे समझ रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, आपकी ये लग रहा है। चलो ठीक है, आपने किसी ने 4 बताए हैं, किसी ने 8 बताए हैं, और कोई 5 कह रहा है, और कुछ और भी बताइएगा। केवल 2-3 लोगों ने ही बताया है, बता सकते हो, अपनी किस्मत आजमा सकते हो। बताइए फास्ट। जब आप गलती करोगे जानबूझ के तो मत करना। ठीक है, वैसी हो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, बताइएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन?
बताइए, कुछ ना कुछ तो बताइए, यहाँ तो ऑप्शन भी दे रखे हैं, संख्या तो बतानी है, 3 4 5 6 7 8 ढंग से तैयारी होके बताइए, बताइए, बताइए। और और लोग बताइए, बताइए, और लोग भी बताओ, बताते रहो, बताओ। नहीं बताना है, बोलो, बोलते रहो, कितने होते हैं, बोलो। नहीं बताने, 5 ही होता है, जब आपको आगे नहीं बताना तो 5 ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस होता है वो 5 होते हैं। आपने ये चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ी होगी। जो आप जब इनडायरेक्ट बनाते हो तो 5 टाइप से बनाते हो, मतलब 5 सेंटेंस होते हैं वहां पर, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूं, साधारण, प्रश्नवाचक, ठीक है, और आज्ञावाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक, ठीक है। हिंदी में इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो, क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था, ये इस एसरेटिव को कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइएगा। जब आप बोल रहे थे क्या है ये, क्या, डिक्लेरेटिव, ठीक है, ये दिया था मैंने सेंटेंस में, ठीक है, डिक्लेरेटिव, क्लियर है। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं। ये जो एसर्टिव होता है वो होता है दो तरीके से, एक चलता है अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव। तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम एसर्टिव सेंटेंस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो तो चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो वो उसमें केवल और केवल जब कंजक्शन लगाते हैं तो दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये सीख लो अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यहीं पर कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिवाइज समझ लीजिएगा वो भी हो रहा है। जब भी इंटरोगेटिव की बात होती है तो ये भी दो तरीके से चलता है, क्या चलता है, दो तरीके से चलता है। एक चलता है यस नो, यस नो टाइप वाले, कहने का मतलब ये हुआ जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है, हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, जो डबल एस फैमिली होगा, ठीक, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं हिंदी वाले भाषा के रूप में कहूं, एक चीज देखो जरा, अगर मैं कहूं तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, क्या है, फिर मैं कहता हूं क्या आपको, क्या आपको सेब पसंद है, पसंद है। एक बार बताइएगा, एक वर्ड आता है क्या, क्यों, कैसे, है ना, क्या क्यों कैसे की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और ये भी क्या है। तो इसमें अगर एक चीज ध्यान देना, जब भी क्या से शुरुआत होती है, किसी भी प्रश्न की क्या से शुरुआत होती है, क्या, तो उसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या मतलब होता है उसका, हेल्पिंग वर्ब। आप देखो जरा, इसका जरा आप इंग्लिश में बनाइएगा, जरा बनाइएगा जरा इसकी इंग्लिश में, डू यू लाइक एप्पल, इसका बनाइएगा जरा, व्हाट इज योर नेम। देखो कितना अंतर आ गया, हिंदी में ये भी क्या था और ये भी क्या था, फर्क देखिएगा। जब क्या शब्द किसी भी वाक्य के बीच में आता हो, कहां आता हो, बीच में आता हो,
तो वो क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? उसका मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है, क्यों कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर जब वो शुरू में हो जाता तो आपको यस और नो पूछ रहा है, केवल क्या पूछ रहा है? यस और नो। देखो आपको यहाँ पर आंसर भी ऐसे देना है, यस और नो में। क्या आपको पसंद है? आप बोलोगे यस या नो, है ना। अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हो तुम्हारा नाम क्या है, तो या तो आप वर्ड बताओगे या कोई एक मतलब सेंटेंस बताओगे, है ना। यहाँ पर यस नो पर भी आप काम चला सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं, ध्यान देना। यस और नो टाइप में जब आप हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हो, तो यहाँ पर यही चीजें होती है। यहाँ वाला जो क्या है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। उसका मतलब जैसे मैं कहूँ, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या आप पढ़ रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होनी है। तो ये इंटरोगेटिव आपसे दो तरीके से चलते हैं। तभी जब हम कंजक्शन करते हैं, कंजक्शन सॉरी वो नरेशन करते हैं, तो नरेशन में हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन होते हैं ना आगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो हेल्पिंग वर्ब वाले में हमेशा इफ या वेदर को कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं? इफ और वेदर को ऐड करते हैं एज ए कंजक्शन। यदि वो क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड ही वो कंजक्शन का रूप ले लेता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बोलो। बाकी ये बताने की आप जरूरत, देखो ये तो मैं बता देता हूँ एसर्टिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव क्या होता है। इसमें जो चीजें होती है क्या होती है, मैंने बता तो दिया अफर्मेटिव। अब अगर आप मैं ये बताओ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? जो एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, एक कोई स्टेटमेंट होता है। क्या होता है इसमें? सिंपल स्टेटमेंट होता है। और नेगेटिव में क्या होगा, इसमें चीजें क्या होगी, नेगेट होगी, मतलब नेगेटिव होगी चीजें, मतलब वो किसी चीज को इग्नोर करेगा, जिसमें नॉट इस तरीके से यूज होगा, नॉट, नो, आई हैव नो कार, है ना, आई हैव नो कार। अब मुझे एक बार बताइएगा, आई हैव नॉट कार या आई हैव नो कार? आई हैव नॉट क्यों नहीं लगाया? क्या नहीं लगता है? किसके साथ नहीं लगता नॉट? अच्छा, पोजिशन हो रहा है। अब एक बार बताइएगा, हम्म, अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा। तो आप मुझे एक बार बताइएगा, नो और नॉट में क्या डिफरेंस है? नो और नॉट में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों को पता भी नहीं अभी तक। बताइएगा, नो और नॉट में क्या अंतर है? आपने कहा आई हैव नॉट कार नहीं होगा, है ना। हमने तो यही सुना था आई हैव नो कार। तो ऐसा क्या रीजन है जो आई हैव नॉट कार आप गलत साबित मतलब कहना चाह रहे हो, या नहीं होता, ठीक है, या यूज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ मतलब? और कोई बताएगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अगर सेंटेंस आता है, अगर सेंटेंस आ गया कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको भी अंडरलाइन कर दिया, तो आप मुझे बताइएगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बताइए, बाकी लोग बताइए। ठीक है, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए। नेहा मैम आप बताइए। बाकी लोग जो भी है बताते रहो। सुनीता मैम, पारुल मैम, जो भी आप देख रहे हैं सभी लोग, ललिता मैम, और बाकी लोग भी बताइए। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो भी बोल रहे हैं सही हो सकता है, बाकी लोग बताइए। जैसे आप बता दोगे ना, उसके बाद तुरंत बाद आप माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी लोग बताइए, बाकी लोगों को नहीं पता।
पिंकी मैम आप बताइए, नॉट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? अच्छा, और कोई? तो चलिए, पिंकी मैम और रीना मैम ने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। ये जो है आपका एज एडजेक्टिव यूज होता है और ये एज अ एडवर्ब यूज होता है। देखिएगा, ये जो आपने कहा ना, आई हैव नो नॉट कार, क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ, इसके बाद नाउन है, क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, इसीलिए आई हैव नो कार होता है। और आपने एक चीज सुना होगा, आई डू नॉट गो, जैसे ये है तो गो वर्ब है ना, वर्ब से पहले क्या आया? एडवर्ब, है ना। तो इस तरीके से जो अगर ये चीजें आती कभी कभार, तो वर्ब के साथ आपको नॉट दिखाई देगा, नो नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? बोलो। ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको कहना चाह रहा था। तो ये आपको नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर दिखता है, ठीक है। बाकी इंटरोगेटिव में क्या होता है? इन विच सेंटेंस क्या? आस्क क्वेश्चन। क्या होता है इसमें? क्वेश्चन आस्क होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्लियर है? क्या होता है इसमें? क्वेश्चन को आस्क किया जाता है, मतलब इसमें आस्क द क्वेश्चन। और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? बहुत बेसिक चीजें हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस और कोई? और देखो, एक चीज तो ये है, जैसे आप लोग कह रहे हो कि इट एक्सप्रेस कमांड, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, है ना। एक पहचान इसकी ये है, इट इज मोस्टली स्टार्ट विद वर्ब, है ना। ये जो है आपका मोस्टली, आप अगर देखोगे तो स्टार्टिंग किससे होती है? वर्ब से। जैसे मैंने कहा गो, तो स्टार्टिंग देखो जरा, गो, है ना। मैंने कहा सिट डाउन, क्या कहा मैंने? सिट डाउन, इसका मतलब सिट वर्ब है। मैंने कहा कम हेयर, तो कम से शुरुआत हुई ना। तो ये आपका सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, और एक दूसरी कंडीशन आती है, लेट कंडीशन भी आती है इसमें। क्या आती है? लेट कंडीशन। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे लेट मी गो, लेट हिम गो, ठीक है। क्लियर है? लेट्स प्ले, लेट अस प्ले, ठीक है। अब मुझे यहां पर बताओगे आप, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इट एक्सप्रेस व्हाट? हाँ, ठीक है। इट एक्सप्रेस क्या करता है? ये शो, मतलब ब्लेस करता है, विश करता है ना, जो भी आप कहना चाह रहे हो। और इसमें एक और पहचान मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मे से शुरू होता है, मोस्टली सेंटेंस आपका किससे शुरू होते हैं? मे से शुरू होते हैं, MAY, मे। क्लियर है? जैसे मे आई हेल्प यू, क्लियर है। और मे गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इसमें विश कामना की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। और इसमें आपकी, जैसे हिंदी में नहीं बोलते इच्छा बोधक, वही वाला सेंटेंस आपके विश होती है इसमें, ठीक है। लास्ट में सिंपल सी चीजें हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक्सप्रेस क्या होता है? सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। और ध्यान देना, इसकी शुरुआत एक्स, ये जो इंटरजेक्शन, हाँ हाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क से नहीं, इंटरजेक्शन वर्ड से। इसकी जो शुरुआत होती है इंटरजेक्शन वर्ड से होती है। और इंटरजेक्शन वर्ड कौन से होते हैं? जैसे अलास, जैसे वाओ, जैसे हुर्रा, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपका क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और ध्यान देना, एक बात और भी देना, जब एक आता है हाउ और एक आता है व्हाट आ, क्या आता है? व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान देना, जब ऐसे वर्ड आते हैं हुर्रा, हलास, तब तो वही आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, तब क्या आएगा? वहीं पे आएगा। और उस सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में। ऐसा मत कर देना, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे और वहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। दूसरी बात, अगर सेंटेंस वर्ड आ है तो यहां मत लगा देना ऐसे करके,
गलत हो जाएगा। जब व्हाट और हाउ हाउ आता है तो सेंटेंस के एंड में आता है। फिर ये क्या आता है? सेंटेंस के एंड में आता है। जब व्हाट अ ब्यूटीफुल, ठीक है, जो भी आप कहना चाह रहे हो, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो आपका लास्ट में आएगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ये दो जगह आता है। कहाँ कहाँ आता है? एक आता है एक्सक्लेमेटरी में और एक आता है ऑब्जेक्टिव में। कहाँ आता है? ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। यहाँ पर क्या आता है? इंट्रोगेटिव मार्क आता है। यहाँ पर क्या आता है? फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो मार्क है ये भी आपको आने चाहिए, और ये आपके यूज होंगे। यही सारी चीजें आपको सेम एज इट इज कहाँ मिलेगा? आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिलेगी। और दूसरी बात, मैंने यहाँ कहा था, यहाँ जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो एज ए कंजक्शन यूज होता है। दैट किसका यूज होता है? दैट। और यहाँ पर अगर यस नो टाइप है तो इफ या वेदर, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या? टू। टू जोड़ेगा, टू। टू एज अ कंजक्शन, एज अ कंजक्शन, जब हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा देते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या लगेगा? दैट। और एक्सक्लेमेटरी में भी क्या लगेगा? मोस्टली मतलब दैट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको वहां पे फिर से दोबारा ये चीज आपको सीखने को मिलेगी। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? इसका फॉर्मेट आपको पता ही है किस तरीके से होता है। देखो, ये जो आपका एसेटिव सेंटेंस मिलेंगे, एसेटिव सेंटेंस वो इस तरीके से मिलेगा। शुरुआत में क्या होगा? सब्जेक्ट, है ना, फिर डैश डैश कुछ और होगा, और लास्ट में क्या होगा? इस तरीके से फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा? फुल स्टॉप। फिर अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, है ना। इंटरोगेटिव में क्या होता है? या तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत होगी या क्वेश्चन वर्ड होगा, है ना। फिर डैश डैश करके कौन सा सिंबल होगा? इस तरीके से। क्लियर है? एम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब होगी, है ना, या लेट होगा, है ना, और लास्ट में क्या होता है? फुल स्टॉप, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? या तो मे होगा, और ध्यान देना यहां पर कभी कभार मे भी नहीं होता, है ना, लेकिन मोस्टली रहता है। और दूसरी बात, यहां पर यू छुपा रहता है, ऐसे यू, है ना। और सॉरी, यहां पर इंपेरेटिव में यू छुपा रहता है। यू इंपेरेटिव में यू छुपा रहता है। कहां रहता है? इंपेरेटिव में रहता हो यू छुपा हुआ, साइलेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, मे डैश डैश, क्या होगा लास्ट में? एक्सक्लेमेशन। अब यहां देखिएगा, एक्सक्लेमेटरी में देखिएगा, यदि तो आपके इंटरजेक्शन वर्ड होंगे, जैसे हुर्रा, जैसे वाओ, जैसे अल्लाह, तो ध्यान देना आगे जाके फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा? फुल स्टॉप। यदि हाउ या व्हाट आ डैश डैश करके लगेगा तो लास्ट में क्या लगेगा? ये ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? जी, ठीक है। बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या एसेटिव होते हैं, क्या इंट्रोगेटिव होते हैं, क्या इंपेरेटिव होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या एक्सक्लेमेटरी होते हैं। जब हम एक्टिव पैसिव भी करेंगे तो भी इसका जिक्र बार बार होगा। यदि आपको ये पहचाना नहीं आएगा ना, आप कभी कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। ना एक्टिव पैसिव कर सकते, कैसे चेंज करोगे जब आपको पता ही नहीं कि इंपेरेटिव है क्या है ना। वो या वहां पर वो मेंशन नहीं करेगा कि इंपेरेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ या इंपेरेटिव के पैसिव बनाओ, वहां थोड़ी ना लिख के दे देगा वो, ठीक है। आपको खुद ही समझना होगा वहां पर, इसलिए बेसिक चीजें जरूरी थी करवानी। यहां तक समझ में आया? तो कल हम शुरुआत करेंगे दूसरे टाइप की,
इसमें जो सेंटेंस होगा कल हम बात करेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस होंगे कल भी, बट किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर। वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैंने टेस्ट में आपको 1-2 क्वेश्चन दिया था, है ना, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। वो आपका कंजक्शन भी थोड़ा रिपीट कर लेगा, ठीक है, कंजक्शन चैप्टर भी रिपीट हो जाता है वहां पर। तो जैसे आपने सुना होगा ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मिक्स, ये सब चीजें तो भी बेसिक चीजें हैं, कोई नहीं वो भी हो जाएगा, क्लियर है। नोट भी करते रहा करो, ये बेसिक चीज है ना, बाकी थोड़ा बहुत अगर जब भी आप बुक पढ़ते हो ना, बुक पढ़ते हो, कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल हो आपके पास, नोट्स पढ़ते हो, तो आपको अब इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ इस तरीके से सर, मतलब मैंने ये बताया था आपको, ऐसा भी तो होता है ना, कहीं गलत तो नहीं मैंने बताया। तो इस तरीके से आप अब उसको थोड़ा सा देख लिया करो अब, ठीक है, इसको देख लिया करो कि हाँ इस तरीके से होता है। और ये मैं सोचना कि बाद में देख लेंगे, अब बाद में कुछ नहीं होता, बाद में, अभी और इसी समय आप देख लीजिएगा, टॉपिक क्लियर करते जाइएगा साथ साथ, क्लियर है, कल सेंटेंस फिनिश हो जाएगा तो आप फिर उसके आगे बढ़ेंगे। समझ में आया या तब नहीं आया? हाँ, बाकी किसी को उनके लिए आई फील सॉरी कि किसी के लिए टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, ठीक है, वो तो खैर अगर मैं 10 बजे करता तो किसी के लिए फिर वहाँ प्रॉब्लम, ठीक है, अगर सुबह करता तो किसी के लिए वहाँ प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है, आदत पड़ जाएगी यही। और बाकी इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो, बाकी कोशिश कीजिएगा लाइव जुड़ने की। शुक्रिया।